हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये ध्यान देंगे कि हम लोगों के एक टॉपिक और है जिस चैप्टर में है, चैप्टर 11 क्लास 11th में यूनिट 4 AI PMT में हम लोग ये ध्यान दें गटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली देखिए, गटेशन के बारे में समझना है तो हम लोगों को देखना होगा कि जनरली जो प्लांट्स हर्ब्स होते हैं उनमें नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, जैसे नॉस्ट्रेशियम हो गया, नॉस्ट्रेशियम, ठीक है, अरवी वगैरह हो गई, अरवी जनरली लोकल लैंग्वेज में बोलने में आती है, ग्रासेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं सेक्सी फेगरा हो गया, कुकर बटेसी फैमिली हो जाती है, कुकर बटेसी, ये सब हर्ब्स हैं। इन हर्ब्स में क्या होता है कि नॉर्मली छोटी साइज होती है, जो लीफ होती है उस लीफ के अंदर क्या होता है, जो उसके एजेस होते हैं, किनारे, इन एजेस पर कुछ पोर्स मिलते हैं। इनको स्टोमेटा नहीं कहते, इनको पर्टिकुलरली कहते हैं हाइडेथोड, हाइडेथोड। ओके, अब क्या होता है कि इन प्लांट्स में तो हर्ब्स हैं, इनमें क्या हो चुका है कि नॉर्मली क्या होता है, प्लांट के अंदर ये कंडीशन हो चुकी है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया है। अब वाटर ऑब्जर्वेशन की जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस रेफरेंस में ट्रांसपायरेशन बहुत कम हुआ है। अब ट्रांसपायरेशन बहुत कम हुआ है और वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक्सेस ऑफ अमाउंट वाटर क्या करेगा। अच्छा, इतनी हाइट की भी नहीं, बहुत छोटी हाइट के शब्द ही तो हमने बोला, हर्ब्स तो बोला है हम लोगों ने, तो इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन तो बहुत ज्यादा हो गया इनकी रूट से, लेकिन ट्रांसपायरेशन बहुत कम हुआ है। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहां से निकलेगा, ठीक है। और एक कंडीशन और है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कंडीशन को हम लोग इकट्ठा करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई। इधर आते हैं हम लोग। एक कंडीशन तो हमारे साथ ये आ गई है, क्या, कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ओके, लेकिन जो साथ में कंडीशन है वो कौन सी हो रही है देखने को, कि जो ट्रांसपायरेशन है बहुत कम हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट के अंदर है, एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट के अंदर है। ओके, सेकंड कंडीशन जो क्रिएट हो रही है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। नॉर्मली क्या होता है, ये सी कंडीशन है कि कोल्ड है, कोल्ड टू टाइम पे ही होती है, एक तो अर्ली मॉर्निंग और एक हम देखते हैं इवनिंग या नाइट, अपन नाइट बोल देते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग या नाइट का टाइम है, ये सेकंड कंडीशन है। इन दो कंडीशन की रीजन से क्या होता है, जो प्लांट की लीफ होती है उस लीफ की जो एजेस होते हैं उन पर कुछ पोर्स मिलते हैं जिनको कहा जाता है हाइडेथोड। जैसे घास हो गई, अरबी के प्लांट हो गया, ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है, इस तरह से हाइडेथोड मिलते हैं। इन हाइडेथोड से क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो ही सही भैया, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, तो क्या होगा, इनसे वाटर निकलेगा हाइडेथोड से। इस निकलने वाले वाटर की कुछ स्पेशलिटी होंगी। कौन कौन सी स्पेशलिटी, ये वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा, यानी ड्रॉपलेट फॉर्म में निकलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, वेपर फॉर्म में नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं, वेपर फॉर्म में तो ओनली ट्रांसपायरेशन में निकलता है।
हाइड्रोथोर से जो वाटर निकलेगा वो ड्रॉपलेट फॉर्म में निकलेगा और जो ड्रॉप होंगी लीफ जो होगी इसके फेस पर ड्रॉप दिखाई देंगी। आप जब भी मॉर्निंग में इवनिंग के टाइम पर जब घूमने जाते हैं तो ग्रासेस में देखना आपको वाटर मिल जाएगा, जबकि आप देखेंगे रात में कोई बारिश वारिश नहीं हुई थी फिर भी अर्ली मॉर्निंग में ग्रासेस पर क्या होता है, कुछ वाटर दिखेगा सरफेस पर। और ये वाटर कहां से आया है, गटेशन से ही आया है। तो अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे कि वहां वाटर जो सरफेस होगी उनकी वहां मिल जाएगा आप लोगों को। यही वाटर जो होगा आप लोगों को लीफ की सरफेस पे देखने को मिलेगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में होगा। ये जो वाटर होगा विद मिनरल होगा, वाटर विद मिनरल, यानी वाटर के साथ कुछ सॉल्ट होंगे, बिल्कुल सॉल्ट होंगे, यानी प्योर वाटर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो वाटर विद मिनरल आपको देखने को मिलेगा, कई मिनरल्स इस वाटर में मिलेंगे। तो ये स्पेशलिटी ओनली गटेशन की है और ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा ओनली अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पर। नाइट बोले तो अच्छा रहेगा, नाइट के टाइम पर, तो उस दो टाइम पर ही आपको देखने को मिलेगा। और हो क्यों रहा है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, उस अमाउंट में ट्रांसपैरेशन नहीं हो पाया, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा हो गया और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहां से निकल रहा है, लीफ के एजेस में जो मिलने वाली हाइड्रोथोड है उन हाइड्रोथोड से क्या हो रहा है, ये वाटर फ्री हो रहा है। अब इधर आते हैं हम लोग और समझते हैं कि मैकेनिज्म होती किस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है भाई, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अभिषेक इधर क्या हो रहा है, ओके। यहां हम लोग बोल रहे हैं कि ये कंडीशन होगी कि यहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ गटेशन। तो हम लोग गटेशन की जो मैकेनिज्म है इसको समझते हैं। सिंपल सा समझिए कि ये लीफ का पार्ट है और ये उसकी एपिडर्मिस है, ये भी लीफ का पार्ट है, ये उसकी एपिडर्मिस है, और ये हाइड्रोथोड है। ओके, अगली कंडीशन क्या है, यहां पर इस तरह से आप देखेंगे जाइलम वेसल्स हैं, ये सब जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है। ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है लीफ का। अब आप देखेंगे कि जो ये पर्टिकुलरली आपको हाइड्रोथोड वाले जाइलम वेसल्स दिख रही हैं, इनके ऊपर कुछ इस तरह की लूज सेल्स होंगी जो एक दूसरे के साथ फ्री होंगी। ये सारी सेल पेरेनकाइमेटस होंगी और एक दूसरे से लूजली अरेंज होंगी, ठीक है। इसे कहा जाएगा एपिथेम, बहुत खास है एपिथेम। एपिथेम क्या है, लूजली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल। पेरेनकाइमेटस सेल, इसके ऊपर नीचे आप लोगों को यहां कैविटी मिलेगी या एयर चैम्बर मिलेगा। ये कौन सा है, सेक्शन थ्रू लीफ नियर हाइड्रोथोड। यानी लीफ के हाइड्रोथोड को क्लियर करता हुआ सेक्शन है जो हमें बता रहा है कि किस तरह से लीफ में अरेंजमेंट होता है। और ये जो टिश्यूज हैं ये पेलिसेड हो गए, इस तरह से वो शो हो रहे हैं, ये पेलिसेड टिश्यूज हो गए। बाकी तो हम लीफ के बारे में जानते ही हैं, हमें मेन तो ये मालूम पड़ गया कि क्या कंडीशन होती है इसमें। अब साहब क्या होता है, जो वाटर होता है वो वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद क्या होता है, एपिथेम से गुजरता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, इससे एयर चैम्बर में आता है और यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता रहता है। तो वाटर का फ्लो कहां से कहां हुआ,
जाइलम वेसल में आया, जाइलम वेसल से एपिथेम में गया, एपिथेम से एयर चेंबर में गया, एयर चेंबर से हाइड्रोथ्रोड के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट कहां गई? बाहर। वाटर ड्रॉपलेट कहां जाती है? बाहर, आउटर आ जाती है। ओके, तो इस तरह से जो गटेशन होता है, उस गटेशन के प्रोसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। एक मेन चीज आपके समझ में आएगी कि यार वाटर ऊपर तक पहुंचा कैसे। तो हमने पहले बोल दिया है कि जब कम हाइट तक वाटर ऊपर जाना हो तो उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेन रेस्पॉन्सिबल होता है इस टाइम पर, एट द टाइम आप मेन रेस्पॉन्सिबल देखेंगे तो वो कौन देखने को मिलेगा आप लोगों को? रूट प्रेशर। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन अगर कभी पूछ ले जाता है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर गटेशन, तो एक और ध्यान रखना इसमें, और वो होता है पर्टिकुलरली रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से क्या होता है, कुछ वाटर ऊपर तक चढ़ जाता है और लिफ्ट तक पहुंच जाता है। तो ये रूट प्रेशर से ही वाटर कहां तक पहुंचा है? इस जाइलम तक पहुंचा है, जाइलम से एपिथेम तक पहुंचा है, एपिथेम से बाहर निकल रहा है। तो रूट प्रेशर ये ऐसा प्रेशर है जो क्या करता है? गटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये उसकी मैकेनिज्म होती है। एग्जाम्पल में ध्यान रखना, ग्रासेस तो याद रह जाएंगे, नोस्ट्रेशियम वगैरह आपको याद रह जाएंगे, सेक्सी फेगरा आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इजी गोइंग के नाम है, सेक्सी फेगरा इजी गोइंग का नाम है। इसी के साथ आप लोगों को याद रह जाएगा कि जो कुकुरबिटेसी फैमिली उसमें होता है, अरबी को आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आप लोग ध्यान रखना। तो गटेशन ये कंप्लीट है, आप इसे कॉपी करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई गटेशन के बाद एक स्मॉल सा टॉपिक है जो अपना छूट गया था, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम ट्रांसपायरेशन पढ़ रहे थे तो ट्रांसपायरेशन में हम लोगों ने अफेक्टिंग फैक्टर नहीं लिए। हालांकि एनसीईआरटी ने इतना जोर नहीं दिया, तो अगर अफेक्टिंग फैक्टर पे नहीं भी ध्यान देंगे चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो अफेक्टिंग फैक्टर है उससे हम लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो उनको लेना जरूरी है। और ये ट्रांसपायरेशन को अफेक्टिंग फैक्टर जो भी हैं उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं वन बाई वन, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांसपायरेशन रेट, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांसपायरेशन रेट, यानी ट्रांसपायरेशन की जो रेट होती है उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहले हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर डील करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, ओके। फिर हम लोग इंटरनल फैक्टर डील कर लेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर में डील करें तो हमारे सामने कुछ फैक्टर आएंगे, जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का सिंपल मींस क्या हुआ? वाटर के साथ, एयर के साथ वाटर मॉलिक्यूल का होना। अब एयर के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो आप देखेंगे एयर मॉलिक्यूल भारी हो जाएंगे, यानी एयर मॉलिक्यूल विद वाटर है। तो वाटर, सिंपल सी एक बात होगी, एक बंदा दौड़ रहा है उसके ऊपर आप लोग 1 किलो की बोरी रख देंगे, नो प्रॉब्लम। 100 किलो की बोरी रख देंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जो एयर फ्लो कर रही है, उस फ्लो वाली एयर के साथ कौन हो जाता है? अगर उसमें वाटर आ जाता है तो एयर फ्लो थोड़ा सा क्या होगा? कम हो जाएगा। और एयर फ्लो कम हो जाएगा तो क्या नॉर्मली होगा? जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है उसके पास से जो आने वाली एयर है वो कैसी हो जाएगी? ड्राई नहीं होगी, वो ह्यूमिड होगी। और ऐसी एयर के आने से क्या हो जाएगा? ट्रांसपायरेशन की रेट डाउन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? जो ट्रांसपायरेशन है वो डाउन हो जाता है। वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन डाउन हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन क्या होता है? कम होता है। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो ह्यूमिडिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। और इसका फंडा क्या है कि जैसे जैसे आप लोग देखोगे कि जो प्रेशर होगा, जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एयर के साथ वाटर आ जाएगा, और एयर के साथ वाटर आ जाएगा तो एयर ड्राई नहीं रहेगी, अब वो ह्यूमिड हो गई है। तो ऐसी एयर क्या होगी? एयर कैसी होगी? उसका फ्लो जो होगा वो स्लो होगा। और जब एयर का फ्लो स्लो होगा तो क्या होगा?
कि जो स्ट्रोमेटा है उन स्ट्रोमेटा की कंडीशन क्या हो जाएगी, वो स्ट्रोमेटा जो होंगे उन स्ट्रोमेटा में आप लोग देखेंगे ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो डाउन हो जाएगी। इसके बनस्पत अपन देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कम है तो एयर ड्राई होगी और ड्राई एयर जल्दी जल्दी फ्लो करेगी तो स्ट्रोमेटा ओपन रहेंगे और उनसे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगले फैक्टर को अपन डील करें तो अपने सामने आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर तो नॉर्मल चीज है। अगर डायरेक्ट टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है तो एयर ड्राई होगी और ड्राई एयर क्या करेगी, ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ा देगी। तो सिंपल सी बात अपन लोगों को ध्यान देना है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ड्राई एयर होगी और एयर ड्राई होने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। यह एक फंडा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो जस्ट डबल हो जाती है। ये सपोज कीजिए अगर अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाती है, जो पहले थी उसकी दुगनी, डबल। ठीक है। और अगर मान लीजिए अभी टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो अगर ट्रांसपायरेशन रेट अगर अभी 8 थी तो 8 की 16 हो जाएगी। यानी पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होती है, ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। इसे कहते हैं अपन Q10 कांस्टेंट। Q10 कांस्टेंट जो यहां किसको अफेक्ट करता है, ट्रांसपायरेशन को। इसी के साथ आप लोग देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी अफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन को, वो तो करेगा ही सही। आपके पास दो तरह के प्लांट है, एक तो अपने यहां पर ही लगा हुआ है कोटा में और एक लग रहा है कहां पर, मान लीजिए माउंट आबू में या मनाली में। ठीक है। अब दो प्लांट लगे हुए तो यहां नीचे वाले प्लांट को क्या हो रहा है, जो ग्राउंड सरफेस पे उसे ज्यादा एयर प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। आप सपोज कीजिए कि ये कंडीशन है, ये तो अपना बिल्कुल लैंड एरिया है जहां प्लांट लगे हुए और एक ये बिल्कुल हिली एरिया है जहां प्लांट लगे हुए। अपन जानते हैं कि जो लैंड एरिया होता है नॉर्मल, वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि जो एरिया होते हैं कौन से, हिली एरिया होते हैं, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है क्योंकि एयर डेंस नहीं होती वहां, तो एयर कैसी होती है, लूज होती है। लेकिन जो ग्राउंड सरफेस होती है वहां पर एयर डेंस ज्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। अब वाटर बाहर निकलना चाहता है लीफ से, अब लीफ से वाटर बाहर निकलना चाहता है लेकिन ऊपर से एयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो एयर प्रेशर बढ़ने से स्ट्रोमेटा पर क्या होगा, वो क्लोज भी हो सकते हैं। तो ऊपर से तो एयर प्रेशर बढ़ रहा है और नीचे से क्या निकलना चाहता है, वाटर निकलना चाहता है। तो वाटर वेपर को क्या करेगा, जो एयर प्रेशर है वो रोक लेगा। तो एक सिंपल सी बात है, जितना एयर प्रेशर लीफ पर पड़ेगा उतना ही वाटर का निकलना क्या हो जाएगा, एज ए वेपर फॉर्म कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे एयर प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो ट्रांसपायरेशन वो कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से ट्रांसपायरेशन कम होता है। इसलिए मैदानी जो इलाके होते हैं वहां एयर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांसपायरेशन वहां पर कम होता है। लेकिन जितने हिली एरिया होते हैं उन हिली एरिया में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन रेट क्या होती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि एयर प्रेशर वहां क्या होता है, कम। तो एयर प्रेशर का ट्रांसपायरेशन से जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाला है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इस बात का ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और अदर फैक्टर को ध्यान देना होगा जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें कि अदर फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, तो एक हम लोग सनलाइट लेते हैं। अब आप सनलाइट की बोलेंगे सर कि सनलाइट में क्या होगा, अरे सनलाइट में तो अपन नॉर्मली एक बात ध्यान देते हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सपोज कीजिए ये लीफ है, इस पर सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो तेज है। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी तेज है तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कलर ऑफ लाइट
कलर ऑफ सनलाइट। ये भी ट्रांसपैरेशन को बढ़ाता है, बिल्कुल। अगर आपके पास दो सनलाइट के कलर हैं, एक तो ब्लू और एक रेड, तो ये दो कलर ऐसे होते हैं जो ट्रांसपैरेशन की रेट को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो अगर ब्लू और रेड कलर मिल रहे हैं तो फिर तो वेरी गुड। इन दोनों कलर की प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रांसपैरेशन कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है। यानी एक प्लांट को ब्लू और रेड प्रकाश लाइट लगातार मिलती रहती है कंटिन्यूअस, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपैरेशन की रेट ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और उसमें ट्रांसपैरेशन क्या होता है, हायर अमाउंट में होता है। इसमें भी स्पेशल ध्यान रखना, जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट है वो क्या होती है, रेड लाइट के जो कंपैरिजन में ज्यादा ट्रांसपैरेशन शो करती है, और ये क्या शो करती है, कम ट्रांसपैरेशन। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ब्लू लाइट की प्रेजेंट में रेड लाइट की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा ट्रांसपैरेशन होता है। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर जितने भी हमने डील किए, ह्यूमिडिटी डील किया, हमने टेम्परेचर डील किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डील किया, कलर यूज किया, फ्लोरेसेंस लाइट का, ये सब जो होते हैं ट्रांसपैरेशन की रेट को क्या करते हैं, अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे अपन लोग कुछ अलग भी फैक्टर को डील कर लेते हैं। अलग फैक्टर में अपन लोग देखते हैं कि यार कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। पहले से कॉपी कर लें आप, फिर मैं और भी आपको फैक्टर बतलाऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह से ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम लोगों का अगला टारगेट होगा कि और भी फैक्टर हम बताते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं और अफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट की, एंटी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, ट्रांसपैरेशन को। एंटी ट्रांसपेरेंट जो कुछ केमिकल होते हैं जो ट्रांसपैरेशन की रेट को डाउन कर देते हैं। जैसे अपन लोग बात करते हैं एस्प्रिन, ठीक है, सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, और हम लोग बात करें तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएमए, पीएमए। इसके साथ अगर हम चलते हैं तो हम लोग देखते हैं एथिलीन, ऑक्सी एथिलीन, ऑक्सी एथिलीन, ये सब कुछ ऐसे केमिकल हैं जो नॉर्मली क्या होंगे, अगर लीफ की सरफेस पर होंगे या लीफ पर एक्टिव होंगे तो ट्रांसपैरेशन की रेट डाउन हो जाएगी, इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट वो केमिकल होते हैं जो ट्रांसपैरेशन की रेट को डाउन कर देते हैं। अगर हमको स्प्रे भी कर दे, सपोज कीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि किसी प्लांट पर ज्यादा ट्रांसपैरेशन हो रहा है, तो आप इनको स्प्रे कर दीजिए, उस पर सिलिकॉन को ले लीजिए, एथिलीन को ले लीजिए, एस्प्रिन ले लीजिए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ले लीजिए। इनको अगर आप स्प्रे कर देंगे तो इनमें से किसी भी केमिकल का स्प्रे करने से क्या होगा, ट्रांसपैरेशन की जो रेट है वो डाउन हो जाएगी, इसलिए ये एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। और अगर अपन फैक्टर देखे जाए तो और फैक्टर को डील करें, विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी मतलब हो गया कि भाई विंड जो हो रही है उसकी वेलोसिटी कम है या ज्यादा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, सपोज कीजिए ये लीफ है और इसके स्टोमेटा है, तो अगर तेज गति से या तेज फ्लो से विंड जा रही है तो क्या होगा, जो स्टोमेटा पर सैचुरेटेड एयर होगी, वाटर होगा, वो सब हट जाएगा और जो स्टोमेटा है टोटली क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ओपन स्टोमेटा है उनकी सरफेस को किसने कवर कर रखा था, वाटर मॉलिक्यूल ने कवर कर रखा था, सैचुरेटेड एयर ने कवर कर रखा था। तो विंड वेलोसिटी क्या करती है, जैसी फ्लो करती है तेजी से, वैसे स्टोमेटा के पर मिलने वाले क्या होते हैं, सैचुरेटेड एयर होती है, वाटर होता है, वो हट जाता है और स्टोमेटा टोटली ओपन हो जाते हैं। टोटली ओपन रहेंगे तो क्या होगा, विंड वेलोसिटी क्या करेगी, ट्रांसपैरेशन की रेट को बढ़ा देगी। और ध्यान रखना, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन विंड वेलोसिटी क्या कर देती है, इस ट्रांसपैरेशन की रेट को बढ़ा देती है। तो ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड वेलोसिटी हो गई, और इस तरह से कौन से हो गए, एंटी ट्रांसपेरेंट। आगे हम बढ़ते हैं
तो हम लोगों को ध्यान देना होगा, कुछ इंटरनल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट को। अब इंटरनल फैक्टर में अगर अपन डील करते हैं, इंटरनल फैक्टर, अब इंटरनल फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं वो सिंपल सा देखें अपन, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, अब कितना वाटर लीफ में प्रेजेंट है ये भी अफेक्ट करता है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है लीफ के अंदर मीजोफिल वाले एरिया में तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा ही होगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, अगली कंडीशन लीफ ओरिएंटेशन, लीफ किस तरह से ओरिएंटेड है, अगर मुड़ी हुई है तो कम होगा ट्रांसपिरेशन, अगर ओपन है बिल्कुल सरफेस चपटी है फ्लैट है तो ज्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों को। अगली कंडीशन स्टोमेटल इंडेक्स, भाई स्टोमेटल इंडेक्स से मालूम पड़ जाता है कि यार लीफ में स्टोमेटा का अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, ये स्टोमेटल इंडेक्स डिपेंड करता है एस अपॉन ई प्लस एस पर। ठीक है, जहां एस डिनोट कर रही है नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, और ई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। आप जानते हो कि एपिडर्मल सेल पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा के साथ कितने एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है स्टोमेटल इंडेक्स। इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका सिंपल मतलब है ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। लेकिन अगर स्टोमेटल इंडेक्स की जो वैल्यू है वे कम आ रही है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर स्टोमेटल इंडेक्स डाउन हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं। तो ये चीजें भी ऐसी भी हैं जो नॉर्मली क्या होती हैं, ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ा देती हैं। तो ये फैक्टर्स अपन लोगों को ध्यान रखने हैं नॉर्मली, इसी से कोई क्वेश्चन हमारे बनना है बनेगा, तो वरना आउट के क्वेश्चन बनना ही नहीं है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि अफेक्टिंग फैक्टर ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से हैं और इसको ट्रांसपिरेशन के साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन ने बताया था कि वो उसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ लाभ भी हैं, उसके प्रॉफिट भी हैं। और हमने बताया था कि एक तरह से क्या हो जाता है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एक डील की तरह हो जाता है, जो जरूरी भी है उसमें कई प्रॉफिट भी हैं और कई लॉस भी हैं। ट्रांसपिरेशन से एसेंट ऑफ सेप हो जाता है, ट्रांसपिरेशन से क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्रांसपिरेशन से मिनरल अपटेक हो जाता है, ट्रांसपिरेशन से स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ट्रांसपिरेशन से प्लांट को कूलिंग मिल जाती है। ठीक है ना, इतने सारे प्रॉफिट होने के बाद कुछ लॉस भी होते हैं। ट्रांसपिरेशन से मैक्सिमम वाटर निकल जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम वाटर क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो ये कुछ लॉस भी हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, एक आवश्यक बुराई की जाती है, रिक्वायर्ड एविल कहा जाता है इसको। लेकिन रिक्वायर्ड एविल तो है, लेकिन इसके कुछ फायदे ज्यादा हैं आप लोगों के सामने, और प्रॉफिट ज्यादा है कि रूट सिस्टम मजबूत हो गया, शूट सिस्टम मजबूत हो गया, जाइलम फ्लोएम जाइलम का सिस्टम मजबूत हुआ, ठीक है ना, उसके साथ मिनरल अपटेक हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का एसेंट ऑफ सेप हो गया। तो ये सब प्रॉफिट प्रॉफिट है, एविल तो बहुत कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आवश्यक बुराई है। ये सब बातें हम लोग बात कर चुके हैं, रिक्वायर्ड एविल है, ये हम सब बातें कर चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि इतनी बातें ट्रांसपिरेशन के साथ रिलेट करती हैं। जब हम लोग इस क्लास से मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। गुड डे, गुड बाय।